जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 2 सितंबर 2023 है और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। उम्मीद नहीं था दोस्तों आज वीडियो डाल पाने का, मतलब लग नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा ठीक लग रहा है अभी, तो इसलिए मैं कोशिश कर ही रहा था लगातार थोड़ा बहुत कि अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मैं ज़रूर जो वीडियो है आज का करंट अफेयर्स का उसको मैं डालूंगा। आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और वीडियो को देखिए। आपका जो भी चीज़ है यहाँ पे, जितने भी करंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कभी छूटेगा नहीं। बस आप लोग थोड़ा सा, आप जब भी वीडियो आता है थोड़ा सा अगर लेट भी होता है फिर भी आप लोग उसको देखिए, अच्छे से समझिए और अपना जो नोट्स वगैरह जो स्टडी है उसको कंप्लीट रखिए। ठीक है, डेली जो आप करंट अफेयर जो तैयारी कर रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक्स। ठीक है, जितना जल्दी हो सके पढ़ाऊंगा मैं भी, क्योंकि देखते हैं आप, अगर वीडियो आप तक पहुंच गया इसका मतलब है कि सफल मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। फिर सबसे पहले तो हम लोग मैप देखेंगे, उसके बाद से फिर फ्लोरा फौना और फंगा इसके बारे में, फिर यहाँ पे CSIR प्राइम ET11, उसके बाद से फिर न्यूनतम निर्यात मूल्य, फिर मिसाइल अस्त्र, उसके बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में विधेयक 2023 है ये, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ से मैं मेंस का प्रश्न भी आपको दूंगा। ठीक है, तो मेंस का प्रश्न भी आप लोग लिखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले मैप, और मैप में हम लोग देखेंगे गैबोन। ठीक है, ये गैबोन देखेंगे क्योंकि ये अभी न्यूज में है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरीके से तख्ता पलट की घटनाएं हो रही हैं, तो याद रखेंगे इस तरीके से प्रीलिम्स में प्रश्न बनता है। सेनाओं के द्वारा यहाँ पे, यहीं के सेनाओं ने जो है यहाँ पे एक तरीके से खुद तख्ता पलट कर दिया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ये जो देश है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं उसको थोड़ा सा मैप वगैरह में, तो मैप मतलब मैप उसके मैप को अगर अच्छे से देखना चाहते हैं और भी, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, है ना। सामने में मतलब ये दिख रहा है कि ये पूरा ये अगर इसके बॉर्डर से जुड़ा हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला जो देश का बॉर्डर है वो है कैमरून। ठीक है, और कैमरून के बाद यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया दिखेगा, ये वाला जो इसको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये पूरा बॉर्डर लाइन को टच करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखते हैं पूरा ये समुद्र वाला अगर क्षेत्र देखते हैं तो ये आपको दिखेगा पूरा अटलांटिक ओशियन के, मतलब उसके बॉर्डर से टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। इस देश को याद रखिएगा। रीजन क्या है करंट में? न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यहाँ के सैनिकों के द्वारा तख्ता पलट की घटनाएं यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक्स पर आते हैं। देखिए इसमें देखेंगे सबसे पहले फ्लोरा फौना फंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि देखिए हम लोग इन्वायरमेंट से किसी भी चीज़ों में, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें अभी क्या हो रहा है हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है ये अभी ये लोग ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कवक होता है ना, फंगस जो होते हैं कवक, ये वाले ये सब चीजें, ठीक है, ये लोग जो है इन्हीं को हम लोग कहते हैं। चित्र दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये इनका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग फ्लोरा कहते हैं, फ्लोरा और फौना कहते हैं, मतलब वनस्पति और जीव को जैसे हम लोग एक साथ बोलते हैं, वैसे ही अब हम लोग फंगा को भी इसमें जोड़ेंगे। मतलब अब हम लोग कहेंगे कि फ्लोरा फौना और फंगा, ऐसे कहेंगे, क्योंकि फंगा का भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। इनके बिना भी कहीं ना कहीं पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो इस तरीके से बातें की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। सबसे मुख्य बात यह है कि हम लोगों को समझना है कि आखिर ये फंगा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में कुछ खास बातें जानना है। ठीक है,
देखिए तो यहाँ पे भी यही सब बातें बताई जा रही है कि लगातार बहुत पहले से ही जो है ये लोग प्रयास कर रहे थे कि हम लोग जो है फंगा को भी एक अलग से उसको भी जो है हम लोग मतलब एक महत्व दें उस तरीके से, ठीक है। उसमें लोग बहुत ज़्यादा आगे चल कर के प्रयास भी कर रहे थे। देखिए इससे पहले भी जैसे IUCN के स्पीसीज यहाँ पे सर्वाइवल कमीशन ने भी घोषणा की थी कि वह अपने आंतरिक और सार्वजनिक संचार में माइकोलॉजिकली समावेशी भाषा का उपयोग करेगा और यहाँ पे जो संरक्षण रणनीतियों में दुर्लभ और लुप्त प्राय वनस्पतियों जीवों के साथ कवक को भी शामिल करेगा, ठीक है। उसके बाद से कवक, ईस्ट, फफूंद और यहाँ पे मशरूम के बिना जो है ये सब लगभग कवक के अंतर्गत है, ठीक है। के बिना जो है पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि ये अपघटन और वन पुनर्जनन, स्तनधारियों के पाचन, कार्बन पृथक्करण, वैश्विक पोषण चक्र और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप लोग नोट में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इधर ही से यहीं से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि उसका उपयोगिता क्या क्या हो सकता है। अभी और है, हम लोग और अच्छे से देखेंगे। देखिए कवक जो है ये कवक या फंगस ये क्या है, तो ये यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव या स्थूल जीवों का एक विविध समूह है जो वनस्पतियों जीवों और बैक्टीरिया से अलग अपने स्वयं के जैविक साम्राज्य से संबंधित होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा विशेषताएं। वनस्पतियों जीवों और प्रोटिस्ट की तरह कवक में जटिल झिल्लीबद्ध कोशिकांग तथा एक वास्तविक केंद्रक होता है। कवक मुख्य रूप से यहाँ पे डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है, और ये या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने परिवेश से जैविक पदार्थों को अवशोषित कर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। कवक जटिल जैविक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए एंजाइमों का स्त्राव करते हैं जिन्हें वे अवशोषित कर सकते हैं। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं, ठीक है। अभी और है इनसे हम लोगों को इतना जो सेव अगर करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, तो आखिर इसका लाभ क्या होगा इससे। तो देखिए कवक पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ बनाने हेतु परिवर्तित किया जा सकता है। यह कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर डीकम्पोजर के रूप में कार्य करता है जिससे पोषक तत्वों की साइक्लिंग और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। कवक कार्बन चक्र में भाग लेकर मिट्टी के कार्बन भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, मृत पौधों से कार्बन का चक्रण करते हैं और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। माइकोरेजल कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं जिससे उन्हें पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता मिलती है। आगे देखिए और इनका जो यहाँ पे उपयोग है उसमें हम लोग ये बेकिंग, ठीक है, शराब बनाने में भी इनका किया जाता है। फिर कवक जो होते हैं ये पेनिसिलिन जैसे कि एंटीबायोटिक भी यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक जैसे कि मशरूम हो गया, ट्रफल्स खाने योग्य भी होते हैं, व्यंजनों में बेशकीमती होते हैं, और अन्य जैसे कि फफूंद का उपयोग पनीर बनाने में भी किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण में भी लोग बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। कवक को पर्यावरण से विभिन्न प्रदूषकों जैसे कि प्लास्टिक, अन्य पेट्रोलियम आधारित उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों एवं तेल को कम करने में यहाँ पे सहायक पाया गया है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है कवक के बारे में थी। जो उसमें खास बातें उसको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, सांस फूल जा रहा है, ठीक है, तो बहुत तेज खांसी भी होने लगता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये एक यहाँ पे एक नया जो है ट्रैक्टर है मेन, तो ठीक है, तो ये इस नाम को याद रखिएगा, ठीक है।
CSIR प्राइमा ET11, ठीक है। तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम, अगर शॉर्ट फॉर्म में नाम यही है, इसी तरीके से आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। देखिए ये ट्रैक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ये पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। देखिए हाल ही में CSIR यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने मुख्य रूप से भारत के छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए CSIR प्राइमा ET11 नाम से कॉम्पैक्ट 100% शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। तो ये भारत के द्वारा, खुद भारत में बनाया गया 100% इलेक्ट्रिक है, ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ऑयल की ज़रूरत नहीं है मतलब हम लोग मान के चलिए इतने अगर ट्रैक्टर्स हैं फिर उनमें हम लोग ऑयल को बचा सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन में कमी आएगा फिर। तो देखिए और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पूर्णतः इलेक्ट्रिक संचालित ट्रैक्टर है जिसकी शुरुआत धारणीय कृषि के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संपूर्ण ट्रैक्टर को स्वदेशी घटकों तथा प्रौद्योगिकियों के साथ डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। साथ ही यह कृषि क्षेत्र की मांग को भी पूरा करेगा। विकसित तकनीक को महिलाओं की सुविधा एवं उपयोग में आसानी को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया गया है। इस ट्रैक्टर में V2L मतलब व्हीकल टू लोड नामक एक पोर्ट लगा है। इसका मतलब यह है कि जब ट्रैक्टर संचालन में नहीं होता है तो इसकी बैटरी की शक्ति का उपयोग जो है अन्य माध्यमिक अनुप्रयोग जैसे पंप, सिंचाई आदि के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ खास बातें उसके बारे में, सबसे ज़्यादा तो नाम ही इम्पोर्टेंट है, उससे आप किसके बारे में ये है, यहाँ से लगभग नॉर्मली प्रश्न बनने की संभावना होती है। देखिए न्यूनतम निर्यात मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, ये न्यूनतम निर्यात मूल्य है। ये हम लोग निर्यात को कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसकी बेसिक बात याद रखेंगे, क्योंकि न्यूज़ में अभी चल रहा है बहुत सारे ऐसे चावल हैं जिनको निर्यात में यहाँ पे एक तरीके से उसका मूल्य तय किया गया है न्यूज़ में अभी, इसलिए है। हम लोग देखिए कभी भी वो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, वस्तुएं चेंज हो जाएगी, हम लोग को इसलिए बेसिक चीज़ याद रखना है। बेसिक क्या है, ठीक है। तो न्यूनतम निर्यात मूल्य का मतलब है, नॉर्मल पहले बता देता हूँ, किसी वस्तु की एक जो उसकी कीमत है वो फिक्स कर दी गई, ठीक है, कि इससे कम में आपको निर्यात नहीं करना है। निर्यात करने का मतलब हमारे देश से बाहर भेजा जा रहा है। अगर हमारे देश में मान के चलिए एक ऐसे ही बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है, ठीक है, उस महंगाई पहले से ही बढ़ा हुआ है, उसमें हम लोग और यहाँ के सामान वस्तुओं को बाहर भेज देंगे तो क्या होगा, फिर और महंगाई बढ़ेगा, तो कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। अगर हम लोग इस निर्यात मूल्य की सीमा तय कर देंगे, ठीक है, कि नहीं कम में तो नहीं भेजना है, एक नियमित रूप से है जो एक प्राइस फिक्स है, इसके ऊपर ही भेजना है, नीचे नहीं भेजना है, तो कई लोग फिर उससे क्या होंगे कि वो जितना में पहले यहाँ से दूसरे देशों में सेल कर रहे थे, अब वो प्राइस बढ़ने के बाद से उधर भी वो लोग भेज नहीं पाएंगे, तो यहीं पे वो रहेगा सामान। कुछ लोग भेज भी सकते हैं, उसका हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब किसी वस्तु देश में, अपने देश में जब किसी वस्तु के प्राइस को कंट्रोल करना होता है तो भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यह वह कीमत है जिसके नीचे किसी निर्यातक को भारत से वस्तु निर्यात करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। यह देश की बढ़ती घरेलू खुदरा थोक कीमत या उत्पादन में व्यवधान को देखते हुए लगाया गया है। यह व्यापार पर एक प्रकार का मात्रात्मक प्रतिबंध है। सरकार घरेलू मूल्य वृद्धि को रोकने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से चयनित वस्तुओं में MEP तय करती है, ठीक है। MEP मतलब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। MEP को हटाने से किसानों या निर्यातकों को बेहतर और लाभकारी कीमतें प्राप्त करने में मदद मिलती है।
ठीक है, तो ये निर्यात के बारे में कुछ और बातें हैं। एमईपी को पहली बार निर्यात को रोकने के लिए वित्त वर्ष 2011 में बासमती चावल पर लागू किया गया था और आमतौर पर उत्पादन व्यवधानों के कारण बढ़ती घरेलू कीमतों को रोकने के लिए लागू किया गया है। कानूनी समर्थन विदेशी व्यापार विकास विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 5 के अनुसार केंद्र सरकार समय समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्यात एवं आयात नीति तैयार और घोषित कर सकती है। ठीक है, तो इसे यहाँ से जो है सरकार को शक्ति मिलती है, याद रखेंगे इस अधिनियम को। अब आता है मिसाइल अस्त्र। ठीक है, तो हाल ही में चर्चित अस्त्र किससे संबंधित है? ऐसे भी नॉर्मल प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर थोड़ा बहुत डीप अगर पूछेगा तो फिर उसके बारे में कुछ खास बातें पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत के हल्के लड़ाकू विमान, ठीक है, तेजस LSP-7 ने 23 अगस्त को गोवा के तट पर जो है हवा से हवा मार करने वाली, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ने वाले लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाली अस्त्र जो है मिसाइल अस्त्र का परीक्षण किया। तो परीक्षण सफल भी रहा, इसलिए जो है ये अभी न्यूज में है और इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर विमान से अस्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, तो तेजस यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रक्षेपण से तेजस की युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आयातित हथियारों पर निर्भरता कम होगी। इस परीक्षण से तेजस की कॉम्बैट कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी होगी। हथियारों को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग खुद भी तेजस के थ्रू हम लोग अगर इस मिसाइल को जो है बहुत बेहतर तरीके से सफल परीक्षण कर ले रहे हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा जो है बाहरी चीज़ों पे, बाहरी देशों पे इसके लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तेजस एक यहाँ पे सिंगल इंजन वाला मल्टीपर्पज यहाँ पे फाइटर प्लेन है। तेजस के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग देख रहे हैं। यह रिस्की एटमॉस्फेयर में भी काम कर सकता है। इसे वायु रक्षा, समुद्री टोही हमले की भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अस्त्र मिसाइल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अस्त्र परियोजना आधिकारिक तौर पर 2000 के दशक से शुरू की गई थी। ठीक है, हवा से हवा ये मारने वाली स्वदेशी मिसाइल है। सबसे पहली बात, प्रश्न इधर से ऐसे बन सकता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला करने में भी सक्षम है, बेहद तेज और सटीक निशाना लगाने में सक्षम है, ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज टारगेट टकरा कर फट जाती है। ठीक है, मारक क्षमता लगभग 160 किलोमीटर तक की है इसकी। ठीक है, तो ये अस्त्र मिसाइल के बारे में बात है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसकी स्थापना जो है वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किए गए विचारों के आधार पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था और इसे वर्ष 1983 में शुरू किया गया था। यह मार्च 2012 में पूरा हुआ। रणनीतिक रूप से स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने के लिए यह देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, उद्योगों और 3 रक्षा सेवाओं के साथ लाया गया। देखिए, इसके तहत जो है वो क्या क्या ऐसे मिसाइलें जो है विकसित की गई है, इसको भी देखते हैं। IGMDP मतलब ये एकीकृत, ये आप देख रहे हैं ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें, पृथ्वी मिसाइल इसी के द्वारा की गई, जो कि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम और कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल। आकाश, सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल। ये सभी मिसाइलें जो है वो यहाँ पे IGMDP के द्वारा विकसित की गई।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बारे में। विधेयक 2023 जो है ये लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय कानून मंत्री जो है यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल ने जो है राज्यसभा में भी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल, ये सब इसके बारे में एक विधेयक यहाँ पे प्रस्ताव रखे हुए हैं। देखिए सबसे मेन मामला ये है कि जो यहाँ पे एक तरीके से मुख्य रूप से जो विवाद और मामला यहाँ पे आ जा रहा है कि जो चुनाव आयुक्त होंगे उनको नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अनुसार किस तरीके से जो है उनका चुनाव किया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोल रही है और जो सरकार है वो कुछ और कर रही है, तो इसमें जो है एक विवाद चल रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में कि क्या क्या बातें चल रही है और इसमें क्या क्या किया गया है। तो इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया रहेगी, इसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इसके पदों की अवधि क्या होगी, ये सारी बातें तय की गई है। चुनाव आयोग के सदस्यों को जो है वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विपरीत इसमें क्या किया गया है, कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि लगभग दोनों का एक ही तरीके का पेमेंट है। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए आगे विधेयक में चयन समिति का प्रावधान है, वे 3 सदस्य हैं। ठीक है, सबसे मेन विवाद यहीं पे है। क्यों? क्योंकि इस समिति में जो है प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्षी दल के नेता और तीसरे सदस्य के तौर पर यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, जबकि यहाँ पे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश होते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, प्रधानमंत्री तो हो गए, फिर यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक संतुलन होना चाहिए यहाँ पे चयन समिति में, वो संतुलन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब लोकसभा के विपक्षी दल के नेता केवल वो हो जा रहे हैं, बाकी मतलब 2 लोग तो एक साथ, थोड़ा सा प्रभाव तो यहाँ पे पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसके कारण से जो है मामला यहाँ पर और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी अभी कुछ समय पहले भी यहाँ पे बताई थी कि जो यहाँ पे जो चयन समिति रहेंगे 3 लोगों में, वहां पे कैबिनेट मंत्री की जगह पर जो है मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश रहने चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार उसको नहीं मानी है और इस विधेयक में जो है कैबिनेट मंत्री को शामिल करने की बातें की गई है। इस कारण से ज्यादा विवाद में है ये मामला। ठीक है, तो कुछ और बातें देखते हैं इसमें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो कार्यकाल होती है 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त का सम्मान और यहाँ पे वेतन भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 16 अक्टूबर 1989 में इस आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ और यहाँ पे 2 और चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई थी 1989 के बाद से। नियुक्ति की प्रक्रिया, तो नियुक्ति में संवैधानिक अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। नियुक्ति पर अभी भी कोई कानून नहीं है। ठीक है, पहले कोई सिलेक्शन कमेटी की व्यवस्था नहीं थी, सर्च कमेटी होती थी। सर्च कमेटी के द्वारा सुझाए गए नामों की सूची में सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे जो नियुक्ति समिति बनाई जा रही है, मेन वहीं पे प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाई गई कमेटी के बारे में 2 मार्च 2023 को जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के लिए 3 सदस्य सिलेक्शन कमेटी बनाने का भी आदेश दिया था, जिसमें कि पहले प्रधानमंत्री, दूसरे विपक्ष के नेता रहेंगे। ठीक है, विपक्ष के नेता, ठीक है, या फिर यहाँ पे तीसरे सदस्य के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसी का जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो है सरकार भी बात नहीं मानी और आगे चल करके ये लोग क्या किए, इस जगह पर कैबिनेट मंत्री को लेकर के रखते हैं। देखिए विधेयक और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में विरोधाभास।
विरोधाभास तीसरे सदस्य को लेकर के है। विधेयक में सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया है और इसकी जगह पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी वैधानिक प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। वह प्रक्रिया यहाँ पे संसद से बने कानून से निर्धारित हो। हालांकि 7 दशकों बाद भी यहाँ पे संसद में इसके लिए कोई कानून नहीं बना पाया। तो ये सब कुछ बातें इसमें विवाद जो है वो, और चुनाव आयुक्त के बारे में लगभग आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया हूँ। जो मेन अभी कंट्रोवर्सी चल रही है मैं उसी पर ध्यान फोकस यहाँ पे मेन जो है आप लोगों का ध्यान दिलाना चाह रहा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आपको प्रश्न यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख करें। हाल ही में इस पर क्या विवाद उत्पन्न हुआ, समीक्षा कीजिए, ठीक है। 15 अंक के रहेंगे और 250 शब्दों में आपको इसका समीक्षा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगले फिर हम लोग मंडे को है करंट अफेयर्स का पूरा जो भी बचा कुचा है सारी चीजों को हम लोग उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। और आंसर राइटिंग भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से स्टडी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।